भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। चौथे दिन राहुल गांधी ने नागालैंड के बीके टाउन में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 9 साल पहले आपके देश के प्रधानमंत्री ने एक झूठ बोला था। नागालैंड की संधि को लेकर जो उन्होंने वादा किया, अब सरकार को 10 साल पूरा होने को है, लेकिन नागालैंड में अब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो नागालैंड के लोगों के बीच में है और हाल के बीते 10 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा ने लोगों की स्थानीय संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की है, उसको लेकर एक आम नागरिक होने के नाते वो उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने रैली में एक बार फिर नागालैंड के लोगों से खुले तौर पर आमंत्रित किया और कहा, अगर नागालैंड की संस्कृति को, उसके कल्चर को बचाना है तो आप कांग्रेस के साथ आइए और नागालैंड के विजन के लिए काम करिए। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 नागालैंड। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और केरल की यात्रा पर रहा। आज उन्हें केरल के भगवान कृष्ण के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले गुरुवायूर मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। पारंपरिक पोशाक में भी वे यहाँ पर पूजा अर्चना करते नजर आए। इसके बाद वे त्रिपयार मंदिर गए और केरल के लोग कम जानते हैं इस बारे में कि राजा दशरथ के पुत्रों से यह मंदिर जुड़ा हुआ। तो काफ़ी रोचक जानकारियां पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर देने की कोशिश कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी अपनी केरल और आंध्र प्रदेश की यात्रा के जरिए भगवान राम से जुड़े तमाम जगहों के दर्शन करने में जुटे हुए हैं, लोगों को उनके बारे में जानकारी देने में जुटे हुए हैं ताकि लोग उनके बारे में जान सकें और यह भी एक बड़े धार्मिक स्थल के रूप में और ज़्यादा विकसित हो सके। हालांकि यह भी बात सही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 4000 रुपये के कोच्चि शिपयार्ड परियोजना का भी यहाँ पर उद्घाटन करने गए थे और उसी दौरान उन्होंने केरल के गुरुवायूर और त्रिपयार मंदिर के दर्शन किए। और गुरुवायूर मंदिर के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह कलयुग का बड़ा वैकुंठ धाम है, पृथ्वी का वैकुंठ धाम है। भगवान कृष्ण से जुड़े भक्त इस मंदिर के प्रति काफी आस्था रखते हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने देश के सबसे बड़े वोट वर्ग ओबीसी समाज के लिए एक स्पेशल आउटरीच कार्यक्रम तैयार किया है। बीजेपी फरवरी महीने में 2 बड़े कार्यक्रम करेगी। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए और इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे कार्यकर्ता संगठित हो जाएं। इन दोनों कार्यक्रमों में ये जो दोनों सम्मेलन होने हैं उसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा यानी तीनों वरिष्ठ नेताओं में से कोई न कोई नेता मौजूद रहेगा। फरवरी से मार्च तक ओबीसी समुदाय के नए युवा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बीजेपी देश के ओबीसी बाहुल्य वाले 10,000 हॉस्टल में भी युवा सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस तरह से बीजेपी 50% से ज्यादा वोट बैंक वाले समुदाय के बीच मार्च महीने के आखिर तक अपने पार्टी के किसी न किसी पदाधिकारी को भेज देगी। यानी मार्च तक बीजेपी का ओबीसी का आउटरीच कार्यक्रम खत्म होगा। सबसे बड़ा वोट बैंक है, लिहाजा इसके लिए पार्टी ने विशेष कार्यक्रम तैयार किया है और तमाम इसके जो बड़े कार्यक्रम होंगे उसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी भी रहेगी। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले उनकी संसद से सदस्यता निरस्त कर दी गई, अब संपदा निदेशालय के द्वारा उनके दिल्ली स्थित सरकारी बंगलों को खाली कराने का आदेश दे दिया गया है। 3 नोटिस पहले संपदा निदेशालय के द्वारा जारी किए गए थे जिसका जवाब महुआ मोइत्रा ने नहीं दिया। अब चौथा जो नोटिस है वो उनके घर पर चस्पा किया गया है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर आपने अपना घर खाली नहीं कराया तो जबरन बलपूर्वक आपका जो सरकारी आवास जो संपदा निदेशालय के द्वारा अलॉट किया गया था उसे खाली करा दिया जाएगा। 4 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में महुआ मोइत्रा ने रुख किया था संपदा निदेशालय के द्वारा कि उनका बंगला खाली कराया जा रहा है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि आप संपदा निदेशालय से संपर्क कर सकती हैं, अगर वो आपको समय सीमा पर छूट देते हैं तो आप उस बंगलों में रह सकती हैं। लेकिन कोर्ट से उनको एक बड़ा झटका लगने के बाद अब चौथा जो नोटिस दिया गया है उसके मुताबिक आने वाले समय में जल्द से जल्द उनका बंगला भी अब खाली करा दिया जाएगा। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।
बिहार में महागठबंधन की सरकार ने सभी वर्गों के गरीब लोगों को 2-2 लाख रुपया देने का फैसला लिया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में जब जाति आधारित गणना हुई थी उस समय यह देखा गया था कि बिहार में सभी वर्गों में करीब 94 लाख लोग ऐसे हैं जो गरीब मानक से नीचे माने जाते हैं और गरीब माने जाते हैं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि उन सभी लोगों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। 3 किस्तों में पैसा दिया जाएगा, 3 सालों में दिया जाएगा। पहली किस्त 25% की होगी, दूसरी जो किस्त होगी वो 50% की होगी और तीसरी जो किस्त होगी वह भी 25% की होगी। साथ ही बिहार सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जो छात्र और छात्राएं सिविल सेवा या फिर बैंकिंग या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको 50,000 से लेकर 75,000 रुपया की मदद दिया जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली, हैदराबाद, रायपुर, त्रिपुरा में मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने मंदिर में सफाई अभियान जोर से शुरू कर दिया है। दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उस दौरान वहां पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर सवाल भी खड़े किए। कहा, राम मंदिर से दूरी बनाए रखने के लिए घमंडिया गठबंधन के नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। जिन्होंने कभी भगवान राम को माना नहीं, आज भी नहीं मान रहे हैं। वहीं अगर हैदराबाद की बात करें तो केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने भी मंदिर परिसर में सफाई में हिस्सा लिया। बशीरबाग के कनक दुर्गा माता मंदिर में उन्होंने सफाई की। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने भी मंदिर की सीढ़ियों की सफाई की। 22 जनवरी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है उससे पहले तमाम मंदिरों में बीजेपी के तमाम नेता और जो सांसद है, साथ ही साथ जो मंत्री है, वो मंदिरों के परिसर में साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। धर्म नगरी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के परिसर में प्रवेश करेंगे आज रामलला। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन मंगलवार से शुरू हो चुका है। आज इसका दूसरा दिन है। जानकारी के मुताबिक जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक, कुमारी सुवासिनी पूजन के बाद मूर्ति का मंदिर परिसर में भ्रमण होगा। यही नहीं, रामलला के गर्भगृह का शुद्धिकरण भी किया जाएगा। खास बात यह भी है कि आज ही भगवान रामलला को मंदिर परिसर में भ्रमण और परिक्रमा भी करवाई जाएगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आने वाली 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति का स्थायी तौर पर गर्भगृह में प्रवेश हो जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24। अब राम भक्तों के लिए कोलकाता और बेंगलुरु से भी अयोध्या पहुंचना बेहद आसान हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोलकाता और बेंगलुरु से अयोध्या तक की हवाई सेवाओं का भी शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोलकाता से अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का शुभारंभ किया। लखनऊ में अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या आने वाले समय में देश और दुनिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे प्रमुख शहर होने जा रहा है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से पहले ही विमान सेवाएं अयोध्या के लिए शुरू की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 30 दिसंबर को अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया और महज 17 दिनों के भीतर अयोध्या देश की सभी चारों दिशाओं से हवाई सेवाओं से कनेक्ट हो गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। सोमनाथ ट्रस्ट ने अयोध्या मंदिर को भेंट किया स्वर्ण मंडित लेक। सोमनाथ से रामलला के लिए 8 पवित्र जल कुंडों का जल संग्रह पहुंचा, तो वहीं सोमगंगा से राम मंदिर का परिसर का किया जाएगा पवित्रीकरण। गुजरात के सोमनाथ में लिखे गए 3.5 करोड़ राम नाम लेखन के संस्कृत संदेश का स्वर्ण मंडित लेख सोमनाथ ट्रस्ट श्री राम मंदिर में समर्पित करने अयोध्या पहुंचा है। केवल 80 दिनों में 3.5 करोड़ राम नाम लिखा गया है। इस तख्ती पर संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ब्रेल लिपि, रूसी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया समेत 11 से अधिक भाषाओं में राम नाम लिखा गया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पहला राम नाम लिखकर इसकी शुरुआत की है। इसके साथ ही सोमनाथ के रत्नाकर, समुद्र, त्रिवेणी संगम, जल प्रभास कुंड, आदित्य प्रभास कुंड, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, गौरी कुंड, सूर्य कुंड समेत 8 पवित्र जलाशयों के जल को 8 रजत कलशों में भरकर श्री राम प्रभु के पूजन और अभिषेक हेतु भेंट स्वरूप लाया गया है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता
और असली शिवसेना किसकी। राहुल नार्वेकर के इस फैसले के खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट ने जनता की अदालत लगाई है। इस अदालत में जाने माने वकील, इसके अलावा पत्रकार, शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अदालत में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से वो सबूत रखे गए जिनके अभाव में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया था। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि 2018 और 13 में जो पार्टी के संविधान में बदलाव किए गए उसकी जो प्रतियां हैं वो उनको नहीं मिली, इलेक्शन कमीशन को नहीं मिली। लेकिन जो शिवसेना उद्धव गुट है उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से पार्टी ने 2013 में और 2018 में चुनाव किए थे। इतना ही नहीं, जो पार्टी के संविधान में बदलाव किया था उसको इलेक्शन कमीशन में भी दिया था। ये सारी चीजें दिखाई, ये सारे वीडियो क्लिप दिखाए गए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो फैसला सुनाया है वो सबूतों और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर सुनाया है। दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी एमपी और राजस्थान का पैटर्न इस्तेमाल कर सकती है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद और कुछ केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया था। अब इसी के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी अपने कुछ कैबिनेट मंत्रियों को लोकसभा का उम्मीदवार बनाने जा रही है। सूत्रों की माने तो चंद्रकांत दादा पाटिल, अतुल सावे, गिरीश महाजन ऐसे कुछ नाम हैं, वो नाम लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि इन सभी मंत्रियों की इच्छा नहीं होगी, लेकिन पार्टी के आदेश के बाद उन्हें लोकसभा का चुनाव वहां पर लड़ना होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 45 के तहत अपनी तैयारी पूरी कर ली है और भारतीय जनता पार्टी 48 में 32 सीटों पर अपना दावा ठोक चुकी है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय से आज पीडीए के पहले चरण की रथ यात्रा को अखिलेश यादव ने दिखाई हरी झंडी। ये रथ यात्रा सीतापुर समेत 17 जिलों से होते हुए दिल्ली में समाप्त होगी। पीडीए पहले चरण की रथ यात्रा 17 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का नया साल जरूर है, पर ये केंद्र की सत्ता परिवर्तन का भी साल है। आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकसभा से सांसदों को सवाल पूछे जाने पर निलंबित कर दिया जाता है। ऐसे में जनता सरकार को क्या उम्मीद रखे। 2024 में पीडीए गठबंधन एनडीए को हराएगा। साथ ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि निवेशकों की पहली पसंद तमिलनाडु और गुजरात है, वहां सुविधाएं बेहतर हैं। यूपी में कौन निवेश करेगा, सरकार को जानकारी देनी चाहिए कि प्रदेश में कितना निवेश आया और कितने लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में एनसीआरबी के मुताबिक 1 लाख किसानों ने सुसाइड किया है। वहीं इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में बैठक हो रही है, जल्द ही फैसला आएगा। राजस्थान कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और उस बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों का चयन होना है। ऐसे में आवेदनकर्ता आए हुए हैं। पहली बार यहाँ पर एक बार फिर से नारेबाजी होने लगी है। चाहते हैं कि इस बार बाहरी प्रत्याशी जो है उन्हें टिकट नहीं दिया जाए, कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाए। और कांग्रेस में हमेशा ये देखा गया विधानसभा चुनाव के दौरान कि टिकटों को लेकर काफी उलझन रही है। तो ऐसे में अजमेर जिले से एक कार्यकर्ता सभा है, राज्य भर से आया है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के अध्यक्ष के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस अब पूरी तरह लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और उसी को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की यह बड़ी बैठक भी रखी गई। फिलहाल तो यही देखना होगा कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को कांग्रेस कितना मजबूत बनाए रखती है और टिकट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कम से कम इस लोकसभा चुनाव में किस तरह से रहती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अपने कई बड़े चेहरों को, कई बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतार सकती है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। कल चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के पद का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही जो चंडीगढ़ की राजनीति है वो पूरी तरह गरमाई हुई है। और जिस तरह से कल एक कांग्रेस के काउंसलर को लेके भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हाथोपाई भी हुई और उसी के चलते ही क्योंकि कांग्रेस द्वारा वो मेयर पद का जो कैंडिडेट था जसवीर बंटी, उसके कागज वापसी की तारीख भी थी और जैसे ही वो
नगर निगम के अंदर आया तो वहाँ पर काफ़ी हो हल्ला होने लगा और इसी हो हल्ले के बीच जसबीर बंटी के बारे में अफवाह उड़ा दी गई कि उसको किडनैप कर लिया गया है। फिलहाल जसबीर बंटी के घर पर चंडीगढ़ पुलिस की तैनाती की गई है और वहीं पर देर रात ही हाई कोर्ट में भी एक पटिशन दायर कर दी गई है और जिसकी आज 5 बजे सुनवाई भी होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि कल भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट होगा उसका क्या बनता है और किस तरह से कल की वोटिंग होती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। महाराष्ट्र की सियासत में स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा शिवसेना के बागी विधायकों के अयोग्यता वाले मामले में फैसला सुनाया जा चुका है और इस कड़ी में दूसरे चैप्टर की भी शुरुआत हो चुकी है। शिवसेना के बाद अब बारी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की। अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी में 2 गुट पड़ गए हैं और दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ राहुल नार्वेकर के पास याचिका दायर की है। एनसीपी के मामले में कुल 5 याचिकाएं हैं और इन याचिकाओं को 2 समूहों में बांटा जा रहा है। दोनों गुट को सदस्यों को 20 जनवरी को दोबारा गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा। स्पीकर 25 जनवरी तक दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखेंगे और कहा जा रहा है कि 31 जनवरी तक इस मामले में अपना फैसला स्पीकर दे सकते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र की सियासत का दूसरा चैप्टर भी बंद हो जाएगा। स्पीकर के अलावा ये मामला चुनाव आयोग के पास भी पहुंचा। अजित गुट ने चुनाव आयोग के पास एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि अजित पवार को ही पार्टी का मुखिया माना जाए और पार्टी का नाम और सिंबल अजित गुट को दिया जाए। चुनाव आयोग के पास दोनों पक्षों ने अपनी दलील पूरी कर ली है और चुनाव आयोग ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो को अब जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में उतारा गया है जो इलाके सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ये आप देखिए घने जंगल का इलाका, बेहद खतरनाक जंगल, क्योंकि चंद मीटर दूर देख पाना भी बेहद ज्यादा मुश्किल। और आप बावजूद इसके देखिए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो को, ये वही कोबरा कमांडो हैं जिन्होंने नक्सलियों का काम तमाम कर दिया है। पलक झपकते ही ये आतंक का काल बन जाते हैं। और आप देखिए कि कैसे इन कोबरा कमांडो को अब जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में उतारा गया है जिन जगहों पर सुरक्षा बलों को इनपुट मिला है कि यहां पर आतंकियों की संख्या बेहद ज्यादा है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं बडी पेयर। यहां पर जो कोबरा कमांडो हैं ये बडी पेयर बनके चलते हैं। मकसद इनका यही होता है कि अगर आतंकी इस जंगल में छिपे हैं, फायरिंग करते हैं, तो ये जो है पलक झपकते ही उन आतंकियों का काम तमाम कर दें। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 राजौरी। देश की सहकारी समितियों के लिए, चाहे वो गांव की छोटी सहकारी समिति हो या फिर राष्ट्रीय सहकारी समिति हो, उनको एक छत के नीचे काम करने के लिए एक भव्य भवन का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। और इस इमारत में वो तमाम सुविधाएं होंगी जहां से सहकारिता मंत्रालय के सारे काम किए जा सकेंगे। खासकर जो सहकारी समितियां हैं, छोटी समितियां हैं, बड़ी समितियां हैं, वो एक साथ जो किस तरीके से काम करेंगी, चाहे वो कंप्यूटराइजेशन हो, चाहे लोन लेना हो, बैंकिंग का काम हो, भवन का उद्घाटन किया गया है। और इससे दावा किया जा रहा है कि इससे सहकारिता क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से काम आगे बढ़ेगा और खासकर छोटे किसानों को उनको काम करने में और उनकी किसान की उपज को आगे बाज़ार तक पहुँचाने में भारी मदद मिलेगी। कैमरामैन राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। लगातार पारा गिरते जा रहा है। आलम है ये कि शिमला और कश्मीर से ज़्यादा ठंडा पटना में पड़ रहा है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है और मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि 20 जनवरी तक इस मौसम में तब्दीली नहीं होगी। 20 जनवरी के बाद ही पटना के और बिहार के लोगों को शीतलहरी से राहत मिल सकती है। अभी ठंडी हवाएं चल रही हैं और कहा जा रहा है कि साइबेरियन जो मौसम में बदलाव हुआ है उसकी वजह से ये यहाँ के मौसम भी इतना बदलाव हुआ है और इस वजह से ठंड यहाँ बढ़ती जा रही है। सुबह में फॉग काफ़ी ज़्यादा रहती है जिसका सीधा असर परिवहन पे पड़ा है, चाहे वो सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो या फिर वायुयान हो। लगातार फ्लाइटें भी जो है रद्द हो रही हैं। हर दिन पटना में करीब 11 से 12 फ्लाइटें रद्द हो रही हैं। कई फ्लाइटों को डाइवर्ट किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा परेशानी जो ट्रेन यात्री हैं उनको उठानी पड़ी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।
कश्मीर घाटी के मशहूर प्रचंड पर्यटन स्थल गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगहों पर सर्दियों के पीक सीजन में भी आज जब बर्फबारी नहीं हो रही है और यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को मायूसी का शिकार होना पड़ रहा है, तो वही दूसरी तरफ कश्मीर घाटी की ही दूसरी ऐसी जगह है जो इस दौरान उभर रही है और जहां पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। ये श्रीनगर से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में स्थित 12,500 फीट की ऊंचाई पर सिंथन टॉप है, जो इन दिनों अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि पर्यटकों को सिंथन टॉप पर बर्फ देखने को मिल रही है। हालांकि सिंथन टॉप पर भी बर्फबारी जो है वो पिछले वर्ष इस विंटर सीजन के शुरुआत में हुई थी। कैमरामैन मुजीब रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।